नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सीरीज नंबर पार्ट नंबर 23 की बात करेंगे। आज की जो क्वेश्चन हमने कंबाइंड किया है, बहुत ही मेहनत के बाद यहाँ पर आपको 25 प्रश्न हमने कंबाइंड किया है। और 25 प्रश्न में दोस्तों वाकई में जो हमने इस टॉपिक को कलेक्ट किया है, यहाँ से सभी शिक्षक भर्ती में प्रत्येक ईयर प्रत्येक साल 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो इन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 25 प्लस अगर आप 30 आप में स्कोर करना है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे यहाँ पर। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? बड़ोदरा गुजरात, बेंगलोर कर्नाटक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत का पहला रेल जो विश्वविद्यालय खुला हुआ है दोस्तों, यह हमारे बड़ोदरा और गुजरात में खुला हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वडोदरा गुजरात में देश के पहले रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल परिवहन एवं संस्थान एनआरटीआई नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को राष्ट्र को समर्पित किया। यह एक कौन सा है? डीमेड यूनिवर्सिटी है। दूसरा प्रश्न है साथियों, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मैंगलोर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, या अलपुझा एवं मैंगलोर को। तो कोंकण रेल सभी लोग जानते हैं मैंगलोर और यह मुंबई को जोड़ती है। माँ टू माँ को जोड़ती है, एम टू एम को जोड़ती है, मैंगलोर टू मुंबई को जोड़ती है। कोंकण रेलवे मुंबई मैंगलोर को जोड़ती है और इसकी टोटल लंबाई 741 किलो है, 741 किलोमीटर है। कितना है? 741 किलोमीटर। यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। तीसरा प्रश्न है साथियों, सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है, स्वागत अभिनंदन करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ग्रीन रेल कॉरिडोर दोस्तों कर्नाटक राज्य में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। देखिए, ग्रीन रेल कॉरिडोर जो शुरू किया गया है वह कहाँ पर शुरू किया गया है? आपके तमिलनाडु पर। भारत में पहली बार ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जुलाई 2016 में 114 किलोमीटर की लंबी रामेश्वरम मनमादुई ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की घोषणा की और 114 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों के मलमूत्र त्याग के लिए बॉक्स या मैट्रिक्स जो बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई। इसे ही क्या बोला जाता है? कॉरिडोर। ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम, कानपुर। तो भारत का सबसे अधिक लंबा प्लेटफार्म अब कौन बन चुका है? गोरखपुर। पहले कौन था? सभी लोग जानते हैं, पहले कौन था? कमेंट करके बताइए। भारत का सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ का प्लेटफार्म 1.34 यानी 1355 किलोमीटर 1355 मीटर और 1.34 किलोमीटर लंबा है, जहाँ 26 बोगियों वाली 2 ट्रेन एक साथ खड़ी हो सकती हैं। 26 बोगियाँ वाली, तो 26 का दुगना कह सकते हैं कितनी खड़ी हो सकती हैं। साथ ही साथ 2-3 इंजन भी आप लोग जोड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर खड़गपुर रेलवे स्टेशन आता है, जो ठीक है 1072 मीटर है, अर्थात 1.72 किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर स्ट्रीट सेंटर सबवे स्टेशन शिकागो है, यूएसए में जो है, ठीक है, वहाँ पर 1.67 किलोमीटर या 1067 मीटर है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर्स। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क पर स्थित नहीं है? देखिए, कोलकाता भी है, मुंबई है और आपका नई दिल्ली है। ये तीनों शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क पर स्थित हैं, लेकिन आपका चंडीगढ़ स्थित नहीं है।
कौन कौन से हैं? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई महानगर के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लोर, गुंटूर, चंडीगढ़ ये स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़े हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से कौन कौन से? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन आ सकता है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो 2000 में जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जो एक कौन से थे उस टाइम पर, क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सभी लोग कमेंट करेंगे, प्रधानमंत्री जी थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 58-46 किलोमीटर लगभग 58-46 यानी 5846 किलोमीटर लंबी सड़क नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है। इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आपस को जोड़ती है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह शुरू किया गया था, लेकिन पूरी हो जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का पहला चरण पूरा करने के लिए अब तक कोई तिथि यहाँ पर तय नहीं की गई थी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे 7वें प्रश्न की। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? करबुदे, नाथुवाड़ी, पीर पंजाल, टाइप। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वह पीर पंजाल है। पीर पंजाल TAT 11.2 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी परिवहन रेलवे सुरंग है। कौन सी है? परिवहन रेलवे सुरंग। भारत में एकमात्र मीटर गेज वाला रेलवे सुरंग है जो कश्मीर में क्वांजीकुंड एवं बारामूला पर है स्टेशनों को जोड़ता है, और यह रेलवे सुरंग की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह सुरंग 202 किलोमीटर है लंबे उधमपुर श्रीनगर रेल मार्ग का एक हिस्सा है जो उत्तर रेलवे जोन की परियोजना है। 8वां प्रश्न दिया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा, सपोर्ट कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH4, NH44, NH10, NH5। NH10 एक मूवी भी बन चुकी है, आपको पता होगा NH10, जिसमें अनुष्का शर्मा एक नायिका की उस पर नायिका यानी हीरोइन पर अदा कर रही हैं, या एक वहाँ पर उनका भूमिका अदा कर रही हैं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग की जब भी बात की जाती है तो NH कौन सा आ जाता है? 44। देखिए NH4 की टोटल लंबाई 230 किलोमीटर है। NH44 को 3745 किलोमीटर सबसे लंबी राष्ट्रीय महामार्ग है, और है NH10 174 किलोमीटर और NH5 637 किलोमीटर। तो पहले नंबर पर आपका NH44 आता है, इसके बाद आपका आता है NH5, इसके बाद NH4, इसके बाद NH10 आता है। और ये भी ध्यान देना है NH7 का नामकरण जो है 2010 में अप्रैल 2010 से NH44 हो गया है। तो NH44 किसका नाम हुआ है? NH7 जो पहले था, प्रश्न आ सकता है NH7 की जगह 2000 NH44 नाम कब किया गया था? तो अप्रैल 2010 में परिवर्तित किया गया है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह या देहरादून हवाई अड्डा। देखिए सबसे ऊंचाई पर यानी ऊंची जगह कौन सी है? सभी लोग जानते हैं लेह लद्दाख ये सबसे ऊंची जगह है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा हो जाएगा। यह समुद्र तल से 32-56 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी इसे जाना जाता है। 10वां प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है? मुंबई, कोलकाता, कोची, टूटीकोरिन। तो सभी लोग जानते हैं सबसे बेस्ट की बात करेंगे, अगर बीजी की बात कर रहे हैं, बीजी बंदरगाह पूछा जा रहा है तो सभी लोग जानते हैं मुंबई की बात करेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कोलकाता ज्वरी बंदरगाह हुगली नदी पर है। दूसरा कोचीन अरब सागर की रानी एवं पूर्व का वेनिस उपनाम है।
चेन्नई कृत्रिम पतन है जो 1859 में निर्मित मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पतन कहलाता है। फिर है चौथा विशाखापट्टनम, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रश्न आ सकता है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, वह है विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार या छापा या प्रिंट किया जाता है? दैनिक मौसम मानचित्र कोलकाता में, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे पर। तो सभी लोग जानते हैं दैनिक मौसम मानचित्र जो होता है भारत का, वह कहाँ पर तैयार, छापा या प्रिंट किया जाता है? तो वह दोस्तों पुणे पर तैयार किया जाता है। कहाँ पर छापा या प्रिंट किया जाता है? पुणे पर किया जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा नेम या खेप, या भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। तो दक्षिण गंगोत्री का क्या है? यह अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। कैसा है? स्वचालित स्टेशन है, जिसकी स्थापना तीसरे भारतीय अभियान के दौरान 1983-84 में स्थापित किया गया और इसका नाम दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया। यह स्टेशन 8 सप्ताह में एक 81 सदस्यीय टीम द्वारा यह तैयार किया गया था। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट या सी बीच कहाँ पर है? चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट, मरीना बीच। देखिए भारत का सबसे लंबा समुद्री तट या सी बीच कहाँ पर है? यह मरीना बीच पर स्थित है, जो कि चेन्नई पर स्थित है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। चपोरा बीच गोवा में है, इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। अक्सा बीच मलाड या मुंबई में है। दीव बीच कहाँ पर है? यह केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती? तो सभी लोग जानते हैं एक ही नाम आता है, इंडिया। या किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? भारत की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा पानी की वजह से लड़ाई होती है तो बस क्या होता है, एक बोर मशीन बुलाई जाती है और वहाँ पे बोरिंग शुरू कर दी जाती है। हर एक घर में आप बोर पाएंगे। यहाँ पर हो सकता है घर में 2-2 बोर भी पाएंगे, खेत में भी होगा, घर में भी होगा, ठीक है, मोहल्ले में भी होगा, और गवर्नमेंट जो भी करवाती हो वो अलग से होगा। देखिए भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल, नलकूप, भारत में नलकूप तथा कुओं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र 57% भाग, क्योंकि इसका प्रमुख रीजन है सिंचित क्षेत्र। और राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश अव्वल आता है, फिर पंजाब, राजस्थान, बिहार, फिर 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। इनमें से कौन जो है भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये बात समझना है, लेक डिस्ट्रिक्ट है क्या चीज़? नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। देखिए दोस्तों, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जाना जाता है। इसको समझते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल जिला को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नैनीताल जिले में जगह जगह झीलें स्थित हैं। नैनीताल की झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। नैनीताल में झीलों के कारण पर्यटकों की संख्या लगातार बनी रहती है। साल भर झीलों के कारण आर्द्रता भी बनी रहती है। देश के अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही सीमित है और नैनीताल उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश का एक जिला है जो झीलों के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसीलिए नैनीताल को झीलों का नगर कहते हैं। तो झीलों का नगर कौन है? आपका नैनीताल। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? दक्षिण या दक्कन का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो ऐसा क्षेत्र जहां दोस्तों भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया है भूकंप के अकॉर्डिंग। भूकंप सामान्यतः पृथ्वी के आंतरिक हलचलों का एक परिणाम है। पृथ्वी की गहराई में स्थित दरारें, भ्रंश, कमजोर सतहों पर परस्पर टकराव, गति, हलचल आदि के कारण कंपन उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचकर भूकंप का कारण बनता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी अधिकतम भूकंप क्षेत्र भी में आता है। इस जोन में भूकंप की तीव्रता 9 से अधिक होती है या हो सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र हिमालय के मेन बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित है और इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, उत्तराखंड, नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र आदि आते हैं। अगला प्रश्न दे, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल, मालाबार या
गोदावरी तट कहते हैं। तो भारत में जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है दोस्तों, वो है कोंकण तट उसको कहते हैं। ठीक है, कोंकण या कोंकण तट पश्चिमी तट पर पर्वतीय अनुभाग है। ये 720 किलोमीटर एक लंबा समुद्र तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। प्राचीन काल का सप्त कोंकण वर्तमान के कोंकण से ज़्यादा बड़ा है। इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में किया भी गया है। पूर्व की तीसरी एवं दूसरी सदी में यह प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। उसके पश्चात सातवाहनों का यह अधिकार हुआ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? बोनसाई, इकेबाना, वामन, एटियोलेशन। तो बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को बोनसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनसाई। जिब्रेलिन्स नामक पादप हार्मोन बौने प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करता है। कुछ बौने पौधे में जैसे मक्का, मटर की कुछ प्रजातियां में जिब्रेलिन छिड़कने से पौधे विशेष रूप से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन के द्वारा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। परंतु यह लक्षण उन्हीं पौधों तक सीमित होता है और संतति में नहीं जाता है, क्योंकि जिब्रेलिन के कारण उनकी जीन में परिवर्तन नहीं हुआ है। किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो सभी जानते हैं तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा एक ही है, वह आपका दोस्तों कौन सा है? हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, यह किस पर्वत पर है? तो सभी लोग जानते हैं यह अरावली, जो कि राजस्थान राज्य पर स्थित है। सभी प्यारे मित्रों से निवेदन है, आप लोग फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहां पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, जो शिक्षकों का परिवार, आपका परिवार गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 100% प्रिपरेशन के लिए हार्डवर्क के लिए करते हैं। सभी प्यारे मित्रों का यहाँ पे अभिनंदन, स्वागत है। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल 25 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 23 है। दोस्तों, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पूछा गया है। देखिए, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम आपका पश्चिमी घाट है। क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? यानी उत्तर और जो दक्षिण भारत है, इसको एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो इन दोनों को अलग करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है इन दोनों को अलग करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करती है भारत को, वह है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, जो भारत के उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिण भारत में बांटती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लिखना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम, यानी जो नक्शे में उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर से लेकर हमें चेन्नई तक की बात करेंगे, तमिलनाडु। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण कौन सा आएगा? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन 4 दिए गए हैं और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सबसे पहले उत्तर में भुवनेश्वर आएगा, जो कि उड़ीसा में। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की बात करेंगे, इसके बाद चेन्नई की बात कर रहे हैं, फिर आपके कोचीन की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? एक ही नाम आता है, बा से नाम आता है, और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आइए साथियों 25वां प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सीवी रमन द्वीप।
अब देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, एक सतीश धवन दीप यहाँ पे देखिए सतीश धवन एक नाम बना है, क्रिएट भी हुआ है। अब ये हमें कंफर्म नहीं होता कि द्वीप में है कि क्या बना है। तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम बना है वह दोस्तों है अब्दुल कलाम द्वीप बना है, ये आपको नोट करना है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पे आधा व है और यहाँ पर आधा ब है, ये आपको ध्यान देना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि यह जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। डॉक्टर कलाम को जनता का राष्ट्रपति, पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि इस द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप होगा। किसने कहा है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। प्रैक्टिस सीरीज ईवीएस चल रही है, पार्ट नंबर 33 है। 25 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। 25 में से साथियों आपका स्कोर क्या है, 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 एबव आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपको कमेंट करके बताना है। तैयारी जारी रखना क्योंकि सिलेक्शन स्लो पर ही है। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर पाना है क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही। हिम्मत मेहनत दोनों लगाना है और अपने सपने को साकार करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।